बेहतर है एक सांप ने अपना जहर वक्त से पहले दिखा दिया, वरना वक्त आने पर कितने लोगों को डसा जाता कोई नहीं जानता। एक सौदागर पूरे इलाके को और यहां रहने वाले लोगों को किस तरह उजाड़ देता, यह एहसास लोगों को अब वक्त से पहले करा दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं हथीन विधानसभा सीट के बारे में, जहां आजकल कई तरह की चर्चाओं से माहौल पूरी तरह गर्म है। हथीन विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के पास हिंदू मुसलमान का कार्ड है, जिसे आम लोगों के बीच वो चुनाव जीतने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन शायद वो नहीं जानते कि अब इससे आगे बढ़ने का वक्त है। इनका हिंदू मुसलमान वाला कार्ड अब फ्लॉप हो चुका है। इन्हें समझने की जरूरत है कि श्री राम का नाम इस्तेमाल लेने वाला कार्ड अब फ्लॉप हो चुका है। और दूसरी तरफ हथीन विधानसभा से इनेलो बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के बयानों की पूरे मेवात में हरियाणा से राजस्थान तक खूब चर्चा की जा रही है। साइकिल चोर, इंजन चोर, गाड़ी चोर, सारे जितने भी चोर किस्म के क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, गौ कसी चोर, भैंस चोर, जितने चोर हैं वो सारे चोर गंध इस कांग्रेस प्रत्याशी के साथ। 2014 के चुनाव में यही कांग्रेस के जो लोग, इन्होंने चौधरी हर्ष कुमार को घेर करके इसका मर्डर करने का जो प्लान था, वो आप लोगों की ताकत से हमने उसको नाकाम किया और उसको बचा करके अपने काबू में ला करके हमने भाईचारे को जन्म दिया, भाईचारे को जिंदाबाद कहलवाया, हमने भाईचारे को कायम रखा। उसी 2014 के चुनाव में हथीन कस्बे पर एक झूठा लाछन लगा करके इन्होंने कि हथीन कस्बे में तो मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, तो लोगों को, अपने आदमियों को इन्होंने फोन कर करके गुमराह कर दिया और मेवात के लोग हथीन कस्बे की तरफ, जो इनके शरारती लोग थे, वो कस्बे की तरफ चलना रात को शुरू हो गई। नेताजी कहीं अपने बयानों में आम लोगों को चोर डकैत कह रहा है, तो कहीं हथीन विधानसभा के मुसलमानों को दंगाई घोषित करने की कोशिश कर रहा है। कहीं किसी को धमकी दी जा रही है, तो कहीं किसी की बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये अपनी जुबान से और अपने बयानों से ये साबित कर रहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भरी सभा में और भरी महफिल में आम लोगों पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना और आम लोगों को इस तरह की गालियां देना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, दिल पर हाथ रखकर बताना, क्या ये किसी लीडर की जुबान हो सकती है? क्या ये किसी ऐसे इंसान के बयान और जुबान हो सकती है जो लोगों की रहनुमाई का दम भरता हो? इस इंसान के दर्जनों ऐसे बयान हैं जिन्हें लेकर अगर बात की जाए तो शायद बहुत वक्त लग जाए। उसे समझना चाहिए कि आज वक्त कुछ और है। उसे समझना चाहिए था कि आज जो लोग उसके खिलाफ खड़े हैं, वही लोग आने वाले दिनों में उसके साथ भी खड़े होंगे। लेकिन आप मुझे ये दूसरे लोगों को गाली देने के बजाय दिल पर हाथ रख कर बताएं, क्या उसने अपने आने वाले वक्त के लिए दरवाजे बंद नहीं कर लिए हैं? बहुत अफसोस की बात है कि लोग इस इंसान की इस भाषा को और इन बयानों को उसी अंदाज में जस्टिफाई कर रहे हैं जिस अंदाज में उनके नेता ने कौम को बुरा भला कहा है। जो बयान इस नेताजी ने दिए हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि इन बयानों को कोई गलत कहने वाला नहीं है, तो आप गलत हैं। इनमें कई ऐसे मेवात के माने जाने लोग हैं जो इन बयानों को कंडम कर रहे हैं, जो इन बयानों का जिक्र सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। लेकिन नेताजी के करीबी युवा उनकी बातों का साफ और सही जवाब देने के बजाय वो भी इसी तरह की भाषा बोल रहे हैं जो उनके नेताजी ने सिखाई है। उनकी भी भाषा वही है जो उनके चहेते नेताजी की है। इसे ही तो कहते हैं खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। ये लोग उन लोगों से किस मुंह से कभी वोटों की अपील करेंगे जिन्हें ये डकैत और चोर कह रहा है, और किस मुंह से इनसे कभी मिलेंगे जिन्हें ये दंगाई बता रहा है? और याद रखिए, अगर इन बयानों को भी आप गलत नहीं मानते और ऐसी बयानबाजी को भी अगर आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यकीन कीजिए आप भी बेगैरत और बेज़मीर इंसान हैं। नेताजी के आईटी सेल वाले इन बयानों को अपने अच्छे जवाबों से ज़रूर दबा सकते थे और इसके लिए सिर्फ अकल की ज़रूरत थी। लेकिन उनकी अकल और उनकी आंखों पर नेताजी के अंधापन का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन इतने सारे चुनाव लड़ने के लिए उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कोई नहीं जानता। उनका बिजनेस क्या है, कोई नहीं जानता। सिर्फ एक चुनाव इंसान को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन इस नेताजी पर अभी तक कोई इसका फर्क नहीं पड़ा। लोगों के सामने वो अपने हालात को लेकर गिड़गिड़ाया ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपने चुनाव पर पैसों की कमी अब तक महसूस नहीं होने दी है। अब से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने तैयब हुसैन के राजनीतिक कैरियर पर एक वीडियो बनाने का इरादा किया था। मैंने गूगल पर जाकर इनके बारे में कुछ सर्च किया और इनके बारे में कुछ जानने की कोशिश की,
तो मेरे सामने आज तक का ये एक आर्टिकल ओपन हुआ। इसके अलावा एक दो आर्टिकल्स और थे जिनमें इनके बारे में जानकारी काफ़ी नहीं थी, और इस आर्टिकल की वजह से उस वक्त मैंने वीडियो बनाने का इरादा छोड़ दिया था। मेरे दिल में सिर्फ एक चीज़ थी कि वो कौम का रहबर है जो कभी ना कभी रहनुमाई ज़रूर करेगा, और उनके बारे में ये चीज़ अगर कौम तक और ख़ासकर दूसरे समाज के लोगों तक पहुँचेगी तो इस इंसान के प्रति और पूरी कौम के प्रति एक गलत पैगाम जाएगा। 2019 के चुनावों में मैंने पहली बार विधानसभा का वोट डाला था। मैंने वो अपना पहला वोट तैयब हुसैन को दिया था, क्योंकि मैं भी उन लोगों में से था जो हथीन विधानसभा से एक नया बदलाव देखना चाहता था। लेकिन इस नेताजी ने हमारे उन नज़रियों को बुरी तरह बदल के रख दिया है। ये नेताजी हर कार्यक्रम में और हर मंच पर कांग्रेस और कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी इसराइल का जिक्र करना नहीं भूलते। किसी मंच पर बीजेपी की नीतियों का जिक्र करना उन्हें याद नहीं रहता। अपने किसी भाषण में बीजेपी के कार्यकाल का जिक्र करना उन्हें याद नहीं रहता। बीजेपी के 10 सालों के कार्यकाल को छोड़कर उन्हें जलेब खान के 5 साल का कार्यकाल याद रहता है। इससे ज़्यादा बोलने का वक्त फिलहाल मेरे पास है नहीं, और अगर ज़रूरत पड़ी तो विस्तार से फिर इस टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए एक पैगाम मेरी तरफ से कि चुनाव का वक्त है और अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। अपने लिए वो रहबर और वो रहनुमा चुनिए जो रहनुमाई के लायक है। जिन्हें बोलने तक की तमीज़ नहीं है वो आपके रहनुमाई के लायक हरगिज़ नहीं है। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।